उठो हिंद के वीर सपूतों, अपने वतन का सम्मान करो। भारत माँ की धरती से शिक्षा का उद्गार करो। भारत माँ की धरती से शिक्षा का उद्गार करो। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लक्ष्य फिरेंगे ज्ञान से यूट्यूब पर। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, चलो इस वीडियो करने को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो को टाइटल और थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि वीडियो क्लास 10 की एनसीईआरटी मैथ की प्रथम चैप्टर की थर्ड वीडियो है। कौन सी थर्ड वीडियो है? यानी कि इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियो को कंप्लीट कर लिया है और आप लोगों ने अच्छे प्रकार से को देख लिया। ओके, तो दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ के प्रथम चैप्टर के 2 लेक्चर में संख्या पद्धति क्या होती है उसको अच्छी प्रकार से जाना, और उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है उसको अच्छी प्रकार से हम लोगों ने जाना। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को, ठीक है ना। यानी कि इससे पहले हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन प्रमेय को जान लिया है, और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। ओके, तो दोस्तों, चलो पेश करते हुए अच्छी प्रकार से शुरुआत कर लेते हैं। ओके, और अगर चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को ऐसे ही कंटेंट मिलते रहते हैं। ओके, तो चलो दोस्तों, मैंने पेश करते हुए अच्छी प्रकार से शुरुआत कर लेते हैं। चलो चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आ गए अपनी व्हाइट बोर्ड पे, और यहाँ पे हम लोग जानेंगे आज की वीडियो लेक्चर में कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। ओके, तो दोस्तों, आप लोग प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और चैनल पे नए चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करना है, और आप लोग प्लीज वीडियो को छोड़ के बीच में बजाइए। ओके, नहीं तो मिस हो जाएगा। ओके, तो चलो जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। ओके, तो दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने अच्छी प्रकार से जाना कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या थी। ओके, और उसी के लास्ट में हम लोगों ने ये भी जाना था कि जो अपना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वो यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका पर ही आधारित है। किस पर? यानी कि यूक्लिड विभाजन की जो प्रमेयिका है उसी पर आधारित है। ओके, तो चलो एक बार हम लोग सरसरी निगाह से सबसे पहले यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है उसको जान लेते हैं, फिर जानेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। ओके, तो दोस्तों, हम लोगों ने ये जाना था कि जो अपना यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका होती है वो क्या होती है। यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन की जो प्रमेयिका थी उसकी परिभाषा इस प्रकार से थी कि तो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए होने पर ऐसी पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर bq प्लस r कमा शून्य स्मॉलर देन इक्वल r स्मॉलर देन b। ओके, यानी कि भाज्य बराबर भाज्य गुणित भागफल प्लस शेषफल। ओके, हम लोगों ने क्या जाना था? यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका क्या थी? हम लोगों ने यही जाना था कि अगर 2 धनात्मक संख्याएं यानी कि 2 धनात्मक पूर्णांक दिए होते हैं a और b, कौन कौन से a और b अगर दिए हैं तो हमें पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं, और ये इस प्रकार से विद्यमान हैं कि a बराबर bq प्लस r कामा शून्य स्मॉलर देन इक्वल r और स्मॉलर देन b। ठीक है ना। हमें क्या प्राप्त होती थी? q और r, और यहाँ पे जो होता था a बराबर होता था अपना भाज्य, ये भी हम लोग जानते हैं, और b बराबर होता था भाजक, और q बराबर होता था भागफल। इसी प्रकार से r बराबर होता था शेषफल। क्या होता था? शेषफल। इतना तो हम लोग जानते हैं। इसी प्रकार से जब हम इस मान को इसमें रखते थे तो हमारा आ जाता था कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल और प्लस शेषफल। ओके, और वो भी कहां से कहां तक? वो भी शून्य स्मॉलर देन इक्वल शेषफल और स्मॉलर देन भाजक। ये तो हम लोग जाने थे ना। यूक्लिड विभाजन की जो प्रमेयिका थी हमने उसमें यही तो जाना था ना दोस्तों कि अगर 2 पूर्णांक संख्याएं दी हैं a और b तो हमें ऐसी q और r पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं कि a बराबर bq प्लस r कमा शून्य स्मॉलर देन इक्वल r स्मॉलर देन b। यही तो था ना, यही था। और जब हम इस मान को यानी कि यहाँ पे जो लिखा है जो a बराबर भाज्य, b बराबर भाजक, q बराबर भागफल और शेषफल r बराबर शेषफल है, जब हम इस मान को इसमें पुट करते थे यानी कि इसमें रखते थे तो हमारा प्राप्त होता था भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। ओके, और जो काम हम किया है तो यहाँ पे जो शून्य स्मॉलर देन इक्वल शेषफल और स्मॉलर देन भाजक यानी कि
जो अपना शेषफल होता था वो सदैव जाते हो शून्य के बराबर होता था या सदैव शून्य से बड़ा होता था, लेकिन कभी भी शून्य से छोटा नहीं होता या नहीं होता था। ओके, उसी प्रकार से शेषफल भाजक से सदैव छोटा होता था, है ना, या छोटा होता है। ये तो हम लोगों ने जाना था और हम लोग कैसे इसको कर पाते थे। हम लोग यही नहीं करते थे, जैसे कोई भाग है, मान लो किसी में भी भाग दो, जैसे 20 भागे 5, तो यहाँ पे 4 होता था। ओके, 20 आ गया, शेषफल अपना कट गया, या तो 0 लिख दो, कुछ भी करो। तो चलो शेषफल 0 ही रख देते हैं। अब 0 आ गया तो क्या था, अब यही तो था अपना, ये भागफल था, ये भाज्य था, ये है ना, ये भाजक था, ये भाज्य था, ये शेषफल था अपना। तो इसी को तो हम लिखते थे क्या कि भाज्य और भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। कैसे, तो यहाँ पे ऐसे लिखते थे कि 20 बराबर 5 गुणित 4 प्लस 0। जब 20 के बराबर 20 आता था तो यहाँ पे हो जाता था कि हमारा ये भाग सही है, तो वही तो यहाँ पे होता था ना। ओके, तो 20 बराबर 20 आ गया ना। यही था अपना इसमें युगल विभाजन की प्रमेयिका में। ओके, जब इतना हम लोगों ने सीख लिया था तो हम लोगों ने लास्ट में जाना था कि अपना इसके बाद वाला लेक्चर होगा, यानी कि युगल विभाजन जो एल्गोरिथम होगा वो इसी प्रमेयिका, यानी कि जो युगल विभाजन प्रमेयिका है, ये यहाँ पे जो दिया गया है युगल विभाजन जो प्रमेयिका है, इसी पर अपना आधारित है युगल विभाजन एल्गोरिथम। कौन, अरे भैया, जो अपना युगल विभाजन एल्गोरिथम है वो इसी प्रमेयिका, यानी कि इसी पे युगल विभाजन प्रमेयिका पर ही आधारित है। ओके ना, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो हम लोग अब जो युगल विभाजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे वह इसी पर आधारित है। यानी कि ये जो यहाँ पे फार्मूला दिया गया है, क्या यहाँ पे जो फार्मूला है कि भाजक और भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल और कमा शून्य स्मरण केवल शेषफल स्मरण भाजक। तो युगल विभाजन एल्गोरिथम है वो जो हल होगा वो इसी प्रमेयिका का, या ये जो दिया गया फार्मूला इसी का उपयोग करके हल होगा। यानी कि दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये हुआ जो अपना युगल विभाजन एल्गोरिथम है वह इसी प्रमेयिका या यहाँ पे जो फार्मूला है या जो सिद्ध किया हुआ प्रमेयिका है, इसी प्रमेयिका का उपयोग करके युगल विभाजन हल होगा। युगल विभाजन एल्गोरिथम है उसको हल किया जाएगा। यानी कि कुल मिला के मेरे कहने का मतलब हुआ कि युगल विभाजन जो एल्गोरिथम होगा उसको हल करने के लिए ना जो भी फार्मूला प्रयुक्त होगा या जो भी प्रमेयिका प्रयुक्त होगा वो यही है। यानी कि इसी का उपयोग करके युगल विभाजन एल्गोरिथम को हल किया जाएगा। अब चाहे किसी भी मेथड से हो, उससे में उसको तो बाद में जानेंगे, लेकिन उसको हल करने के लिए जो फार्मूला चलेगा, जो प्रमेयिका चलेगी या वहाँ पे जो मेथड चलेगा वो यही चलेगा। यानी कि इसी का यूज करके उसको हल किया जाएगा। ओके, इतना तो हम लोगों ने जान लिया था। ओके, और अब भी हम लोगों ने इसको जान लिया कि इसी का उपयोग करके उसको हल होगा। ओके, तो जब हम लोगों ने इतना जान लिया है तो अब चलो हम सीधे चलते हैं अपने युगल विभाजन एल्गोरिथम पे। चलो चलते हैं। तो दोस्तों चलो अब हम जानते हैं युगल विभाजन एल्गोरिथम को। ओके, ठीक है ना। तो दोस्तों क्योंकि हम लोगों ने अच्छी प्रकार से जाना कि जो अपनी युगल विभाजन प्रमेयिका होती है वो क्या होती है। ओके, क्या होती है और किस प्रकार से जो युगल विभाजन प्रमेयिका होती है बनती है। यानी कि जो युगल विभाजन प्रमेयिका है, कौन सी, युगल विभाजन प्रमेयिका। ओके, जो युगल विभाजन प्रमेयिका थी ना कैसे बनी थी, यानी कि हम लोगों ने उसमें अच्छी प्रकार से जाना था कि ये युगल कौन है। ओके, और विभाजन क्या चीज है और प्रमेयिका क्या थी, इसको जाना। फिर हम लोगों ने ये जाना कि युगल विभाजन प्रमेयिका क्या हुई, यानी कि क्या होती है। और क्योंकि ये चीज जो प्रमेयिका थी, यूक्लिड जो प्रमेयिका थी ये विभाजन पर आधारित थी और यूक्लिड की जो एलिमेंट्स नामक पुस्तक थी उसमें उपस्थित थी, इस कारण से उसको ये बोला गया कि ये यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका है। ओके, हम लोगों ने क्या जाना था दोस्तों इसके विषय में, हम लोगों ने ये जाना था कि दोस्तों हम लोगों ने क्या जाना था, हम लोगों ने यूक्लिड के विषय में भी जाना अच्छी प्रकार से। यूक्लिड कौन है, यूक्लिड कौन थे, एक अध्यापक थे, कैसे कैसे थे वो आप लोगों ने अच्छी प्रकार से जाना। और विभाजन क्या चीज होता है उसको भी हम लोगों ने अच्छी प्रकार से जान लिया था। और हम लोगों ने ये भी जाना कि प्रमेयिका क्या थी, जिससे पहले हम लोग जाने वही थी, यानी कि जो पिछले लेक्चर में हम लोग अच्छी प्रकार से देखे थे उसी तो हम लोग अभी देखे है ना। तो थी प्रमेयिका, और जो प्रमेयिका थी वो विभाजन पर आधारित थी। किस पर, विभाजन पे, यानी कि बंटवारे पर, विभक्त करने में, टुकड़े टुकड़े करने में ना पर आधारित थी। ठीक है ना। तो इसलिए उसको बोला जाता था कि क्या विभाजन प्रमेयिका बोला जाता था। क्या विभाजन प्रमेयिका बोला जाता था। और जो विभाजन प्रमेयिका थी वो यूक्लिड की एलिमेंट्स नामक पुस्तक में उपस्थित थी, इसलिए उसको बोला गया यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है ना, इतना तो था। और हम लोगों ने इसके लास्ट में अभी भी जाना
कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वो इसी प्रमेयिका पर, किस पर, यूक्लिड विभाजन की जो प्रमेयिका है इसी प्रमेयिका पर आधारित है। इतना तो हम लोगों ने जान लिया था। ओके, जब इतना हम लोगों ने जान लिया था ना कि यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है उसी पर आधारित है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के जो प्रमेय है या जो सिद्ध किया हुआ कथन है उसी का उपयोग करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को हल किया जाएगा। ओके, आप चाहे किसी मेथड से हल हो लेकिन सूत्र वही लगेगा। इतना तो क्लियर है ना। देखो, जब इतना क्लियर है ना तो कि यूक्लिड विभाजन क्या चीज है, या यूक्लिड क्या है, विभाजन क्या है, प्रमेयिका क्या है, हम लोगों ने तीनों को उसमें अच्छी प्रकार से जाना था ना। यूक्लिड विभाजन की जो प्रमेयिका थी उसमें जब इतना जान लिया था तो वही चीज तो यहाँ पे है, बस यहाँ पे एल्गोरिथम अलग है ना दोस्तों। क्या है, एल्गोरिथम यहाँ पे अलग है और बाकी यूक्लिड विभाजन तो वही चीज है। जब इतना यही है और प्रमेयिका पर, यानी कि यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है उसी पर आधारित है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है इसी पर आधारित है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ना। तो यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है उसको हम लोग अच्छी प्रकार से जानते ही हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा ही बदला हुआ है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। तो चलो हम लोग सबसे पहले एल्गोरिथम को जान लेते हैं। एल्गोरिथम एक नया शब्द क्या चीज है उसको जान लेंगे तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यही चीज तो है ना, यूक्लिड विभाजन यहाँ प्रमेयिका है और यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, और जो यूक्लिड विभाजन ये एल्गोरिथम है वो इसी पर आधारित है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर ही। ओके, यानी कि इसी का उपयोग करके इसको हल किया जाएगा। तो यहाँ पे एल्गोरिथम को हम लोग चलो जान लेते हैं। जब एल्गोरिथम को जान लेंगे तब हम जान जाएंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, क्योंकि ये इसी पर आधारित है ना, यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका पर आधारित है। जब इस पर आधारित है तो यहाँ पे यानी कि इसी का उपयोग करके इसको बनाया गया है ना, इसी का उपयोग करके इसको बनाया गया है। जब इसको बनाया गया है इसका, इसी का उपयोग करके ये चीज है, इसी का उपयोग करके इसको बनाया गया है, और यहाँ पे एक नया चीज जुड़ा है, एल्गोरिथम। क्या एल्गोरिथम जुड़ा है? तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ भैया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके इसको बनाया गया है, और इसको भी चलो जान लेते हैं क्या चीज है एल्गोरिथम। जब एल्गोरिथम को जान लेंगे तो हम लोग बिल्कुल अच्छी प्रकार से स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वो यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका से किस प्रकार से बना है ना। तो चलो यहाँ पे हम लोग अच्छी प्रकार से जान लेते हैं। ओके, तो हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि यहाँ पे एल्गोरिथम शब्द है ना, एल्गोरिथम शब्द है ये क्या चीज है, ये कैसे आया है, इसका क्या मतलब है ना। चलो फिर चलेंगे इसके उपयोग पे और फिर इसके यानी कि इसका परिभाषा। ओके, तो देखो दोस्तों, जो एल्गोरिथम है ना, जो एल्गोरिथम शब्द है ना, जो एल्गोरिथम शब्द है ये 9वीं शताब्दी की एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया। किसके नाम से? अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया। किसके नाम से? अल ख्वारिज़मी ना। यहाँ पे जो अल ख्वारिज़मी है इन्हीं के नाम से लिया गया है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम आप कहें, एल्गोरिथम एक ही चीज होता है। ओके, एल्गोरिथम ये एक ही चीज है। तो ये जो एल्गोरिथम शब्द है यह अल ख्वारिज़मी जो है ये एक 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ थे, तो इन्हीं के नाम से ना ये चीज लिया गया है। अच्छा, इतना तो हमें क्लियर हो गया कि एल्गोरिथम शब्द अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है जो कि 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ थे। अच्छा, इतना तो क्लियर भैया। तो चलो अब आगे की ओर देखते हैं। हम लोग आगे की ओर क्या देखेंगे? हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे एल्गोरिथम को जान लिया कि एल्गोरिथम ये 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। अच्छा, इतना तो क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो अब हम लोग ये जानते हैं कि एल्गोरिथम होता क्या है। हमने जान लिया कि ये शब्द तो यहाँ से आया है, ये शब्द इनके नाम से लिया गया है, यहाँ से उठ के आया है, लेकिन हम लोग जानेंगे कि ये क्या चीज है, उसको तो नहीं जाना ना। अब जानते हैं कि ये क्या चीज है एल्गोरिथम ना, अब उसको जानेंगे कि ये क्या चीज है, इसका उपयोग कहाँ होता है, ये क्यों आया यहाँ पे, इसका क्यों उपयोग किया जाता है, अब उसको जानेंगे। ओके, तो देखो दोस्तों, जो एल्गोरिथम है ना, एल्गोरिथम जो है उसको जाना कि ये इस सब जो शब्द है यहाँ से आया, लेकिन अब होता क्या है। देखो, एल्गोरिथम किसी भी कार्य को हल करने के लिए या किसी भी समस्या को हल करने के लिए प्रयुक्त होता है। क्या दोस्तों, जो एल्गोरिथम है वह यानी कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए या किसी भी काम को पूरा करने के लिए हमें जिन जिन स्थितियों से गुजरना पड़ता है,
हमें जिन जिन स्टेप से होकर जाना पड़ता है ना, हमें जिन जिन चरणों का उपयोग करके उस समस्या को हल करना पड़ता है या हमें उस कार्य को पूरा करना पड़ता है, वो जो स्थितियां हैं या जो स्टेप हैं वे जो चरण हैं, उन्हीं चरणों को, उन्हीं स्टेप्स को हम बोलते हैं एल्गोरिथम। क्या मेरे कहने का मतलब ये हुआ, फिर से समझो दोस्तों, कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए या किसी भी काम को पूरा करने के लिए हमें जिन जिन स्थितियों से गुजरना पड़ता है या हमें जिन जिन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है या हमें जिन जिन चरणों का उपयोग करके उसको करना पड़ता है, उसको पूरा करना पड़ता है, वो जो चरण हैं या जो वे स्टेप हैं या वे जो स्थितियां हैं ना, क्या वे जो चरण हैं या जो स्टेप हैं, स्थितियां हैं, क्या वे जो चरण हैं या वे जो स्टेप्स हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं? उन्हीं को बोलते हैं एल्गोरिथम। कैसे? मान लो आपको स्कूल जाना है। कहाँ जाना है? आपको स्कूल जाना है ना। तो दोस्तों स्कूल को जाना है जब आपको, तो आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले तो आप सुबह उठोगे, ओके। फिर क्या करोगे? सुबह उठने के बाद फ्रेश होगे, ओके, स्नान करोगे, भोजन करोगे, ड्रेस पहनोगे, बैग लोगे, फिर तो स्कूल जाओगे। तो स्कूल जाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ा? हमें सबसे पहले तो उठना पड़ा, ओके, फिर फ्रेश होना पड़ा, फिर स्नान करना पड़ा, फिर भोजन करना पड़ा, कपड़े पहनना पड़ा, फिर बैग लेके जाना पड़ा। तो ये जो काम है, ये जो स्टेप हैं, ये जो स्थितियां हैं, हमें करनी पड़ी स्कूल को जाने के लिए। तो यही जो स्थितियां या जो चरण हैं या जो स्टेप हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं? इन्हीं को बोलते हैं एल्गोरिथम। बोलते हैं कि नहीं? अरे भाई मान लो कि आपको स्कूल जाना है। कहाँ जाना है? आपको स्कूल जाना है ना। मान लो यहाँ पे आपको जाना है, आपका स्कूल हो गया। तो स्कूल जाने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले तो आप सुबह उठोगे। क्या करोगे? सबसे पहले आपको सुबह उठना पड़ेगा, ओके, सुबह उठना पड़ेगा ना। सुबह क्या करना पड़ेगा? सुबह उठना पड़ेगा आपको, ओके ना। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आपको स्नान करना पड़ेगा, फिर आपको स्नान करना पड़ेगा, फिर आपको भोजन करना पड़ेगा, फिर आपको भोजन करना पड़ेगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? कपड़े पहनना पड़ेगा, कपड़े पहनना पड़ेगा, ओके। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फिर बैग लेना पड़ेगा, फिर आपको स्कूल जाना पड़ेगा ना। तो यहां पे स्कूल जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा? हमें ये जो स्टेप हैं हमें इनको फॉलो करना पड़ा ना। तो हमें इनको क्या करना पड़ा? हमें इनको फॉलो करना पड़ा। अगर हम इनका फॉलो नहीं करेंगे, तो क्या हम स्कूल पहुंच जाएंगे? हम स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों, तो वही हमने कहा ना कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए या किसी भी काम को पूरा करने के लिए हमें जिन जिन स्थितियों से या हमें जिन जिन स्टेप से गुजरना पड़ता है, उन्हीं स्टेप्स को बोलते हैं एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं? उन्हीं को बोलते हैं एल्गोरिथम। तो ये क्या चीज है? यहाँ पे ये जो स्टेप हैं ना, ये जो चरण हैं, इन्हीं को बोलेंगे हम एल्गोरिथम। क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे एल्गोरिथम ना, एल्गोरिथम या एल्गोरिथम, ओके, इन्हीं को हम बोलेंगे। तो यहां तक तो क्लियर हो गया, अब देखो दोस्तों, ये जो यहाँ पे स्टेप्स हैं या स्थितियां हैं या चरण हैं, कौन? ये जो हैं आपके, ये सब ना है ना। तो ये क्या है? एक तरह से ये क्या है? एक तरह से ये सुपरिभाषित है। क्या है? एक तरह से सुपरिभाषित योग कैसे है? वो ऐसे कि दोस्तों, अगर हम स्कूल पहुंचने के लिए यानी कि अगर हम ये चीज फॉलो करें और फिर स्कूल ना पहुंच पाएंगे, यानी कि अगर इन चीजों को करने से हम स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं, या ये जो स्टेप्स हैं ये फॉलो करने के बाद स्कूल को नहीं पहुंचा जा सकता है, या स्कूल को पहुंचने के लिए ये जो स्टेप हैं ना, ये जो स्थितियां हैं, अगर इनको फॉलो करते हैं तो हमें परेशानी होती है, या हम इन स्टेप का उपयोग करके स्कूल नहीं पहुंच सकते, तो हम कहते कि ये क्या है? ये एक सुपरभाषित नहीं है। लेकिन अगर हम इन चीज़ों का उपयोग करके यहाँ पे पहुंच जा रहे हैं तो ये तो सुपरभाषित हुए भैया। ये क्या है? ये सुपरिभाषित हैं। क्या? ये एक सुपरिभाषित चरण हुए या एक सुपरिभाषित स्टेप हुए, ओके ना। तो ये बताओ
अगर हम इनका उपयोग नहीं करेंगे तो क्या स्कूल पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। तो क्या हुआ, ये हम इसका प्रयोग करके स्कूल पहुंच पा रहे हैं, यानी कि हमारा कार्य पूरा हो पा रहा है, हमारी समस्या हल हो पा रही है। इसलिए हम इन स्टेप को सुपरिभाषित कहेंगे। क्या कहेंगे? ये सुपरिभाषित स्टेप हैं, ये सुपरिभाषित चरण हैं। ओके, तो हमें क्लियर हो गया। उसी प्रकार से मान लो, अगर एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपको मान लो कि आपको मार्केट से सामान खरीदना है। ओके, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो आप विचार करोगे कि आपको मार्केट से कौन सा सामान खरीदना है। ओके, फिर आप उसके मुताबिक पैसे इकट्ठा करोगे, फिर मार्केट जाओगे, फिर सामान खरीदोगे, फिर घर आओगे। तो हमें उस वस्तु को खरीदने के लिए हमें किन किन स्टेप को फॉलो करना पड़ा, हमें किन किन स्थितियों से गुजरना पड़ा। सबसे पहले तो हमने जो खरीदना है उसकी योजना बनाई, फिर हमें पैसे इकट्ठा करना पड़ा उतना, फिर हमें मार्केट जाना पड़ा, फिर मार्केट से सामान लेना पड़ा, फिर घर आना पड़ा। तो उस वस्तु को खरीदने के लिए हमें जिन जिन स्टेप को फॉलो करना पड़ा, ये जो स्टेप हैं या ये जो चरण हैं, इन्हीं चरणों को हम बोलेंगे एल्गोरिथम। यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने इस दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से भी आपको बताया। एक और एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। मान लो आपको भोजन करना है। क्या? मान लो आपको भोजन करना है, तो भोजन करने के लिए आप क्या करोगे दोस्तों? भोजन करने के लिए आप सबसे पहले अपने हाथ मुंह धोओगे। ओके, फिर पानी लोगे, फिर जाओगे और जो भी भोजन होगा उसको खाओगे। ओके, तो भोजन करने के लिए हमें ये जो स्टेप को फॉलो करना पड़ा कि हमने हाथ मुंह धोया, फिर पानी को लिया, फिर भोजन के पास गए और फिर खाया। तो ये जो स्टेप हैं, इन्हीं स्टेप को बोलते हैं हम एल्गोरिथम। ठीक है ना? आई होप कि एल्गोरिथम बिल्कुल अच्छी प्रकार से क्लियर हो गया होगा, आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ओके, तो ये था एल्गोरिथम। ओके, तो दोस्तों हम लोगों ने इस प्रकार से जाना कि एल्गोरिथम क्या होता है व्यवहारिक रूप में। ठीक है, तो हम इसकी परिभाषा को किस प्रकार से लिखेंगे? हम इसकी परिभाषा को इस प्रकार से लिखेंगे कि एल्गोरिथम एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है। क्या होती है? एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है। अरे भैया, ये क्या हुई? ये एक सुपरिभाषित तो है ना, सब सुपरिभाषित हैं, और जब यहाँ पे कितने कई स्टेप है ना, तो क्या है? ये एक श्रृंखला बन रही है कि नहीं? ये कड़ी के रूप में बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं ना? तो हम क्या कहेंगे? ये एक सुपरिभाषित चरण है। ओके, या एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला बन रही है। क्या? एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला ही तो बन रही है भैया। तो वही यहाँ पे है कि एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की क्या करती है? हल करने की प्रक्रिया प्रदान करती है या विधि प्रदान करती है। ओके, तो क्या करती है? जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की हमें विधि प्रदान करती है। ओके, तो क्या है भैया? अब यहाँ पे समस्या तो किसी भी प्रकार की हो सकती है। ओके, समस्या किसी भी प्रकार की हो सकती है। अब चाहे जिस प्रकार की भी समस्या हो, तो किसी भी समस्या को हल करने के लिए ना, किसी भी समस्या को हल करने के लिए हमें जिन जिन स्टेप को फॉलो करना पड़ता है, या हमें जिन जिन चरणों का उपयोग करना पड़ता है, हमें जिन जिन स्थितियों से गुजरना पड़ता है, वो जो स्टेप हैं, वो जो स्थितियां हैं या वे जो चरण हैं, उन्हीं चरणों को हम बोलते हैं एल्गोरिथम। और जो चरण होते हैं, क्योंकि उन चरणों का उपयोग करके ही तो हम लोग अच्छी प्रकार से उसको उस समस्या को हल कर पा रहे हैं ना, हल कर पा रहे हैं ना। जब हम उस चरण का उपयोग करके उस समस्या को अच्छी प्रकार से हल कर पा रहे हैं, तो जो चरण हैं वो एक सुपरिभाषित हैं। क्या है? वो एक सुपरिभाषित हैं। और क्योंकि एक तो है नहीं, वो जो चरण है वो कई है ना, तो इस प्रकार से वो एक श्रृंखला के रूप में बन रहे हैं। इसलिए वहां पे उनको कहा गया है एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला ना, एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अच्छी प्रकार से जाना कि ये कैसे बनते हैं। ओके, तो इसलिए यहाँ पे इसकी परिभाषा स्पष्ट रूप में इस प्रकार से लिखी जा सकती है कि एल्गोरिथम एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। ओके, आई होप कि आप लोगों को एल्गोरिथम की परिभाषा अच्छी प्रकार से क्लियर हो पाई होगी। ओके, तो दोस्तों जब हम लोगों ने यहाँ तक जान लिया कि एल्गोरिथम क्या होता है ना, एल्गोरिथम क्या होता है, तो आप चलो आगे की ओर बढ़ चलते हैं ना। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने एल्गोरिथम की परिभाषा को बिल्कुल अच्छी प्रकार से जाना कि एल्गोरिथम एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया विधि प्रदान करती है। ओके, अब समस्या तो किसी प्रकार की हो सकती है ना, ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो जैसे एग्जाम्पल में ही देखा, अब आपको स्कूल जाना है हुआ तो उस प्रकार की समस्या या उस प्रकार का काम। ओके, फिर आपको जैसे मार्केट से कोई सामान लेना हो, उस प्रकार का काम या उस प्रकार की समस्या, या आपको जैसे भोजन करना हुआ, हमने जो एग्जाम्पल बताया था उन्हीं को बता रहे हैं।
तो आपको भोजन करना है, उस प्रकार का काम, उस प्रकार की समस्या। तो यहाँ पे सभी अलग प्रकार की समस्याएं हैं ना। इसी प्रकार से बहुत प्रकार की समस्याएं हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने एल्गोरिथम को अच्छी प्रकार से जान लिया। अब देखो हम क्या करते हैं, क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने जाना कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वो अपनी यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका पर ही आधारित है। किस पर? यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका पर ही आधारित है। और प्रमेयिका क्या थी? ए बराबर बी क्यू प्लस आर का शून्य स्मॉलर देन इक्वल आर स्मॉलर देन बी, यानी कि भाज्य बराबर भाज्य गुणित भागफल प्लस शेषफल। ओके, और वो कैसे आते थे? भाग दे के हमने उसको भी अच्छे प्रकार से निकाल लिया। तो इतना तो क्लियर हो गया कि जो अपना एल्गोरिथम है वो प्रमेयिका यानी कि जो यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका है उस पर आधारित है। अच्छा, और एल्गोरिथम सॉरी जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम था उस पर आधारित था। और एल्गोरिथम क्या होता है उसकी परिभाषा को जाना और उसके प्रयोग को जाना कि एल्गोरिथम क्या होता है, चलो तुम लोगों ने जान लिया। अब देखो, जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका पर आधारित है ना, यानी कि उसका उपयोग करके किसका? भाज्य बराबर भाजक गुणिते भागफल प्लस शेषफल। ओके, जहां पे शून्य स्मॉलर देन इक्वल आर स्मॉलर देन बी ना। जब ये चीज है, ओके, क्या है? यही चीज है ना। ना यही तो है। तो जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वो इसी पर आधारित यानी कि इसी का उपयोग करके एल्गोरिथम को निकाला जाएगा। जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम उसको यानी कि इसी का उपयोग करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को निकाला जाएगा। और जो एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम तो हमने जाना कि एल्गोरिथम क्या है। यह एक 9वीं शताब्दी की एक फारसी गणितज्ञ अल-ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। और जो एल्गोरिथम है वो क्या होता है कि एल्गोरिथम एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया विधि प्रदान करती है। ओके, अब समस्या किसी भी प्रकार की हो सकती है, इतना हम लोगों को जाना। तो ठीक है ना। अब हम लोग ये देखेंगे जो यूक्लिड विभाजन का जो एल्गोरिथम क्या है ना, और कैसे कैसे बन रहा है, और उसके अंतर्गत कौन सी समस्या आ रही है, यानी कि इसके अंतर्गत किस समस्या को हल करना है, ये सब चीजें जानी। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ तक जाना दोस्तों, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के उपयोग से ही बना है, या इसी का उपयोग करके इसको हल किया जाएगा, या इसी का उपयोग करके इसको हल किया जाता है। इतना तो हम लोग जाना। और जो एल्गोरिथम होता है, एल्गोरिथम क्या होता है इसको भी जाना कि एल्गोरिथम एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया विधि प्रदान करती है। ओके, अब समस्या किसी प्रकार की हो सकती है उसको भी जानेंगे। तो जो जिसको हम लोग जान रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्योंकि वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके और एल्गोरिथम जो हैं उनके चरणों का उपयोग करके ना, और इसके अंतर्गत जो समस्या है वो समस्या है, तो यहाँ पे जो समस्या है वो है एचसीएफ को हल करने की, इसको एचसीएफ को निकालने की, एचसीएफ को हल करने की। तो दोस्तों यहाँ से यह स्पष्ट होता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और एल्गोरिथम का उपयोग करके एचसीएफ को इसके अंतर्गत निकाला जाता है। यानी कि इसके कहने का मतलब यह हो जाता है कि यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है इसके अंतर्गत हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और एल्गोरिथम का उपयोग करके एचसीएफ को हल करते हैं। इतना तो क्लियर हो गया ना, इतना तो क्लियर हो गया ना अच्छी प्रकार से। ओके, तो जब इतना हम लोग जान गए तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से बनकर आती है, किस प्रकार से कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ना, क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ परिकलित करने की एक रचना या एक विधि है। क्या है? एक रचना या एक, अरे भैया हम लोगों ने अभी तो जाना इसके अंतर्गत क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। और किसका किसका उपयोग करके? वो जो चरण है उनका उपयोग करके, और अपना जो प्रमेयिका है उसका उपयोग करके, यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है ना, तो जब इनका उपयोग करके हम एचसीएफ को हल करते हैं तभी तो हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत हम लोग एचसीएफ को हल करते हैं। प्रमेयिका जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है उसका उपयोग करके और एल्गोरिथम का उपयोग करके। तो इस बार जब हम इसकी परिभाषा बनाएंगे हमारे सामने यही तो परिभाषा आएगी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अंतर्गत हम लोग दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ परिकलित करते हैं, या दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ परिकलित करने की एक रचना विधि है, या क्या, या जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वह दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ परिकलित करने की एक रचना या एक विधि है। ओके, जहां से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की परिभाषा क्लियर हो जाती है ना, कि हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है
वो क्या है, वो एक दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकालने की एक प्रक्रिया है ना। तो चलो यहां तक तो क्लियर हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। अब हम लोग आगे की ओर क्या देखेंगे, क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने इससे पहले वाले जो एग्जाम्पल लेकर देखा, चाहे वो स्कूल जाने की बात हो, चाहे मार्केट से कोई सामान खरीद के लाने की बात हो, या भोजन करने की या खाना खाने की बात हो, तो वहां पे हम जिन सुपरिभाषित चरणों का उपयोग कर रहे थे ना, वहां पे जो हम जिन चरणों का उपयोग कर रहे थे वो एल्गोरिथम थे ना, यानी कि एल्गोरिथम क्या थे, वो एक चरण थे। तो जो यहाँ पे जो भैया हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अंतर्गत जो हम एचसीएफ को हल करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके, तो उसके भी तो चरण होने चाहिए ना, होने चाहिए कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम एल्गोरिथम का उपयोग एल्गोरिथम के चरणों का उपयोग करके हल करेंगे और यूक्लिड विभाजन की जो प्रमेय है उसका उपयोग करके हल करेंगे इसको एचसीएफ को, यानी कि एचसीएफ को हल करने के लिए हम यूक्लिड विभाजन की प्रमेय और चरणों का उपयोग करके हल करेंगे। ओके, तो अब जो चरण हैं ना, जिन पर ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय अप्लाई होगी या जिनके माध्यम से इस फार्मूले का, इस प्रमेय का उपयोग किया जाएगा, वो चरण कौन है या वो चरण क्या है, अब उनको हम लोग जानते हैं कि वो चरण क्या है, किस माध्यम से या किस रूप में, किस दिशा में जाकर इसका एचसीएफ निकलेगा प्रमेय का उपयोग करके, इसको जानेंगे ना। ओके, तो इसको निकालने के लिए ना, इसको निकालने के लिए यहाँ पे 3 चरण या 3 स्टेप में बताया गया, यानी कि इसको निकालने के लिए जो एचसीएफ है, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके एचसीएफ को निकालते हैं, या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है ना, इसको निकालने के लिए यहाँ पे 3 चरण बताए गए, यानी कि जो निकालने की विधि है, उसके निकालने की जो प्रक्रिया है उसको 3 चरणों में बता दिया गया है। कितने? 3 चरणों में बता दिया गया स्पष्ट रूप से। ओके, वो कैसे बताया गया है, वो ऐसे बताया गया है कि 2 धनात्मक पूर्णांक ना, क्या 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए होने पर क्या, अब जाए यहाँ पे क्योंकि यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय है उसका उपयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम 2 धनात्मक पूर्णांक, अब दूसरी बात है कि कोई भी ले सकते हैं ना, क्या कोई भी ले सकते हैं ना, अब चाहे वो चर हो या अचर हो, हम कुछ भी लेके इसको हल कर सकते हैं, इसकी प्रक्रिया को जान सकते हैं। ओके, तो इसकी प्रक्रिया को जानने के लिए हम 2 धनात्मक पूर्णांक ना, कोई भी मान लो यहाँ पे चर ही हम लोग लेके हल कर रहे हैं, यानी कि किसी को भी लेके हल कर सकते हैं। ओके, तो चलो यहाँ पे हम लोग चर 2 धनात्मक पूर्णांक जो है चर को ही लेके हल करते हैं, इस प्रक्रिया को जानते हैं कि ये प्रक्रिया कैसे लागू होती है, ताकि हम जब एग्जाम्पल करें इसका उपयोग करके जब हम लोग एचसीएफ निकालें तो हम लोग जान जाए ना, हम लोग क्या जान जाए, हम लोग यही जान जाए कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके समस्या कैसे हल किया था। ओके, तो अब स्टेप को चलो जानते हैं कि कैसे कैसे उसको हल किया जाएगा। तो मान लो कोई भी हमने धनात्मक पूर्णांक कोई भी अचर ले या चल लो कोई, तो 2 धनात्मक पूर्णांक मान लो कोई भी 2 धनात्मक पूर्णांक सी और डी लेते हैं। ओके, सी और डी हमने लिया, तो अब सी और डी लिया, कौन कौन सी हमने सी लिया और एक डी लिया, तो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्योंकि हमने जो यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका थी उसमें हम लोगों ने जाना था कि यहाँ पे एक भाज्य हो जाता है और एक भाजक, यानी कि हम भाज्य और भाजक को पहले लेते हैं। अरे भैया कैसे, वैसे कि ए और बी, 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी लेने पर, तो वही तो हम कर रहे हैं, उसी का उपयोग कर रहे हैं ना, वहां तो सिद्ध किया गया था कि ए और बी लेकर किसी भी समस्या यानी कि कोई भी संख्या लेकर सिद्ध कर सकते थे, नहीं, तो यहाँ पे ए और बी को लेकर सिद्ध किया गया था, तो उसी के लिए तो हम यहाँ पे कोई भी लेकर 2 धनात्मक पूर्णांक ले रहे हैं, तभी तो हमें की ओर आर प्राप्त होगा। ओके, तो हम कोई भी 2 धनात्मक पूर्णांक लेते थे, जैसे वहां पे लेते थे ए और बी लेते थे, की ओर आर हमें प्राप्त होता था। ओके, तो यहाँ पे भी हम वही ले रहे हैं, सी और डी लिए। ओके, तो जो अपना सी होता है ये अपना हो जाएगा भाज्य, और यहाँ पे जो डी होगा जो होगा भाजक। मेरे कहने का मतलब ये होगा कि जो भाजक होगा वो बड़ा होगा, सॉरी जो भाज्य होगा भाजक से बड़ा होगा, क्यों, तभी तो यहाँ पे भाज्य होगा भैया, जब ये बड़ा होगा तभी तो ना। अब यहाँ पे छोटा भी हो सकता है ना, छोटा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें शेषफल भी दिखाना है, ओके, शेषफल भी निकालना पड़ता है, तो और ये 2 धनात्मक पूर्णांकों की बात की गई है, इसलिए छोटा नहीं हो सकता। इतना तो आप लोग क्लियर हो गए हो ना कि यहाँ पे बात की गई है 2 धनात्मक पूर्णांकों की ना, जब 2 कहा गया है कि 2 धनात्मक पूर्णांक
ए और बी लेने पर हमें क्यू और आर प्राप्त हो रहा है। तो वही तो भैया हम लोग प्रक्रिया कर रहे हैं। जब वही कर रहे हैं तो यहाँ पे ये क्या होने चाहिए, दोनों धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। जब धनात्मक पूर्णांक होंगे ना, जब धनात्मक पूर्णांक होंगे तभी तो हमें शेषफल 0 या कुछ भी प्राप्त होगा। अगर धनात्मक पूर्णांक नहीं होंगे, मान लो यहाँ पे हमने इसको छोटा ले लिया ना, तो क्या होगा, फिर दशमलव में जाएगा भागफल। जब दशमलव में जाएगा भैया तो पूर्णांक में कहाँ रहा वो, पूर्णांक में कहाँ बचेगा तब। इसलिए हमें पूर्णांक में बचाने के लिए, यानी कि हमारा पूर्णांक में बचा रहे, इसलिए हमें धनात्मक पूर्णांक ही लेना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे जो भाज्य होगा वो भाजक से बड़ा ही होगा, बड़ा होगा ना, बड़ा ही होगा। इसलिए यहाँ पे हम सी को मानते हैं भाज्य और डी को मानते हैं भाजक ना। इसके कहने का मतलब हुआ कि यहाँ जो सी होगा वो डी से बड़ा होगा। क्या होगा, जो सी होगा वो डी से बड़ा होगा ना। अच्छा, इतना तो क्लियर हो गया। तो जब सी और डी को हमने जान लिया, यानी कि भाज्य और भाजक को हमने लिया, जब हम इतना ले लेंगे तब हम चरणों की अप्लाई करेंगे ना। तब हम यहाँ पे चरण की अप्लाई करेंगे। चरण की अप्लाई कैसे करेंगे कि जब हम यहाँ पे सी और डी को ले लिया तब हम इस पर चरण की अप्लाई करेंगे, यानी कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है उसका उपयोग करेंगे। किसके लिए, एचसीएफ निकालने के लिए करेंगे ना। ओके, सबसे पहले तो हम लोग सी और डी पर यूक्लिड विभाजन की प्रमेय का उपयोग करेंगे। यानी कि अब पहले यहाँ पे आप लोग ये जान लो कि जो यहाँ पे 3 चरण बताए गए हैं अब वो कैसे कैसे होंगे। सबसे पहले हम लोग प्रयोग के माध्यम से उसको जानते हैं, फिर उसकी परिभाषा को भी जानेंगे ना। तो देखो, चरण प्रथम अपना ये होता है कि दो धनात्मक पूर्णांक, यानी कि जैसे यहाँ पे सी और डी दिए हैं, यहाँ पे सी बड़ा है डी, तब उस पर हम लोग यूक्लिड विभाजन की प्रमेय का उपयोग करते हैं। ये है चरण अपना प्रथम, उस पर यूक्लिड विभाजन की प्रमेय का उपयोग करेंगे। ओके, अच्छा, मान लो हमने इस पर यूक्लिड विभाजन की प्रमेय का उपयोग किया, तो जब हम करेंगे तो क्या होगा, यानी कि सी बराबर डी क्यू प्लस आर। ओके, और यहाँ पे जो आना था शून्य स्मॉलर देन इक्वल आर, स्मॉलर देन यहाँ पे डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे और बी होता था तो यहाँ पे बी होता था, लेकिन यहाँ पे डी है तो यहाँ पे डी हो जाएगा ना। सही से लिख देते हैं, तो यहाँ पे डी हो गया। ओके, जब यहाँ पे डी हो गया तो यहाँ पे जब ये चरण तो अपना ये हो जाता है। अब दूसरे चरण में हम लोग क्या करते हैं, दूसरे चरण में हम लोग ये देखते हैं कि शेषफल 0 आया है कि नहीं। अगर शेषफल 0 आ जाता है तो हम ये जो चरण वाली प्रक्रिया है इसको यहीं पे समाप्त कर देते हैं और फिर कह देंगे कि हमारा जो एचसीएफ होगा ना, जो एचसीएफ होगा अपना डी जो है ना, क्या यहाँ पे जो डी होगा उसको हम एचसीएफ मान लेंगे। ओके ना, तो क्योंकि दोस्तों यहाँ पे तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लागू है, तो क्योंकि चरण बाई चरण का उपयोग करके निकाला जाएगा, तो एक चरण में तो इसका आंसर आएगा नहीं। ओके, एक चरण में हमेशा तो इसका आंसर आएगा नहीं, तो अगर दूसरे चरण को भी देखना पड़ेगा ना। तो क्योंकि अगर 0 आ जाता तो हम लोग यहीं पे अप्लाई कर देते। ओके, यहाँ कहा भी गया है कि अगर हम देख लेंगे कि 0 आ गया है तो हम लोग यहाँ पे कह देंगे कि जो डी होगा वही अपना एचसीएफ होगा ना। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हो अगर एक ही स्टेप में आ जाता तो वहाँ पे तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखा ही नहीं जाता, वहाँ पे लिखा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, लेकिन एक ही स्टेप में तो आएगा ही नहीं। ओके, जब नहीं आएगा तो जो अब क्या करेंगे, ये तो अपना हुआ प्रथम ना स्टेप। अभी हम लोग प्रयोग के माध्यम से समझ लेंगे, फिर इसकी परिभाषा को भी समझेंगे ना। फिर यहाँ पे दूसरे स्टेप को चालू करते हैं कि जब यहाँ पे 0 नहीं आता है, यानी कि आर बराबर अगर 0 नहीं है तो हम सेकंड स्टेप अप्लाई करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो अपना आर होगा उसको लेके और डी को लेकर उसमें फिर हम लोग यूक्लिड विभाजन की जो प्रमेय है उसका उपयोग करेंगे। यानी कि जो डी होगा उसको हम लोग भाज्य मानेंगे और फिर जो आर होगा उसको हम लोग भाजक मानेंगे। तो फिर वही जब हम अप्लाई करेंगे सेकंड स्टेप में तो डी बराबर हम करेंगे। ओके, अब डी बराबर करेंगे और फिर आर अपना जो होगा उसको हम लोग भाजक मानेंगे। यानी कि हमें जो भी हम मान लेंगे, मान रखेंगे उसके स्थान पे वो यहाँ पे रखते जाएंगे ना। तो जब हम देखेंगे कि इस स्टेप में अगर आ गया है तो यानी कि 0 अगर आ गया है शेषफल, तो हम लोग लिख देंगे कि जो डी होगा वही अपना क्या हो जाएगा। तो यानी कि जो आर और डी को लेके हम कर रहे थे अगर आ जाएगा तो जो आर की जगह पे हम लोग मान रखेंगे वही यहाँ पे भागफल हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता है शेषफल 0 तो फिर हम चरण तीसरे का उपयोग करेंगे और फिर वही करेंगे कि जो अपना उसमें भागफल होगा ना, क्या भागफल होगा उसका और शेषफल का, यानी कि इन दोनों को लेके फिर से हम अप्लाई करेंगे
जो भागफल होता है उसको हम लोग भाज्य मान लेते हैं, यानी कि हाँ भाज्य मान लेते हैं, और आर जो शेषफल होता है उसको भाज्य मान लेते हैं। फिर ऐसा ही अप्लाई करते जाएंगे। ओके, और यह प्रक्रिया तब तक हम जारी रखेंगे, कब तक? तब तक जारी रखेंगे जब तक कि हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता है, क्योंकि जब तक, यानी कि जब शेषफल 0 आएगा तभी हमारा एचसीएफ निकल पाएगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो महत्तम समापवर्तक है इस विधि से तभी निकल पाएगा जब हमारा शेषफल 0 आ जाएगा। ओके, तो कुल मिला के हमें कहने का मतलब ये हुआ कि हमें तब तक इस प्रक्रिया को अप्लाई करना है जब तक कि हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता है ना। 0 आ जाएगा तो हम लोग फिर लिख देंगे कि हमारा जो यहाँ पे जो भाजक है वो हमारा हो गया एचसीएफ। ओके, तो यही यहाँ पे 3 स्टेप में बताया गया है ना, 3 स्टेप में यही चीज यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने जान लिया। अब चलो हम लोग इसको विधि के माध्यम से देखते हैं कैसे होता है। तो आओ हम लोग अब यहाँ पे अच्छी प्रकार से देख लेते हैं कि इनको कैसे हल किया जाएगा। वैसे तो हम लोग प्रयोग के माध्यम से अभी देख चुके हैं, अब हम लोग इसको अच्छी प्रकार से देख लेते हैं ना। तो देखो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि सी और डी के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने के लिए ना, सी और डी में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने के लिए जहाँ पे सी ग्रेटर देन डी, तब हम लोग चरण प्रथम यहाँ पे करेंगे ना, चरण यहाँ पे प्रथम लेंगे या स्टेप फर्स्ट लिखेंगे। स्टेप फर्स्ट क्या होता है? स्टेप फर्स्ट ये होता है कि अब जब यहाँ पे सी ग्रेटर देन डी है तब इस पर हम लोग लिखेंगे कि सी और डी में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करने पर। नहीं, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि सी और डी ना, बड़ा बड़ा करके लिखते हैं, डी में विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करने पर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग वही लिखेंगे चरण फर्स्ट में कि सी और डी में अभी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करने पर ना। कि चाहे तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि निम्न प्राप्त करते हैं, यानी कि जो हल करेंगे तो प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पे हम चाहे तो लिख सकते हैं कि निम्न प्राप्त करते हैं। ओके, क्या देखो अब यहाँ पे हम लिख देंगे, क्योंकि हम लोग जानते थे कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल और प्लस शेषफल, शेषफल या शेष वही ना। तो यहाँ पे जो अपना सी है वो क्या है, यहाँ पे भाज्य है ना, सी बराबर जब भाज्य रखेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि भाजक डी है, डी और जो भागफल आएगा वही क्या आएगा, वो आएगा क्यू और प्लस आर। ओके, देखो दोस्तों अब यहाँ पे जो सी है या डी है जो हमने मान लिया है, ये तो चर तो है नहीं ना, सॉरी चर तो है नहीं, ये चर है ना। जब चर है तो यहाँ पे चर ही यहाँ पे तो आएगा ना, भागफल भी और शेषफल ही आ रहा है। ओके, इस कारण से यहाँ पे क्यू और आ लिखा गया है। अगर यहाँ पे कोई मान होता तो हम फिर भाग लेके और निकाल के लिख सकते थे, क्योंकि अभी तो हम लोग फार्मूला बना ही रहे हैं ना, तो इस कारण यहाँ पे चर से लिए हैं और चर से ही बना रहे हैं। ओके, और यहाँ पे जो होता था कि शून्य स्मॉलर देन इक्वल आर और स्मॉलर देन बी, यही होता था ना। तो अब यहाँ पे यही करेंगे। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, जब इसका उपयोग करेंगे तो हमारे सामने यही आएगा सी बराबर, क्योंकि जब हम लोग ए बराबर करते थे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर ना, जहाँ शून्य स्मॉलर देन इक्वल आर और स्मॉलर देन बी, यही हमें प्राप्त होता था ना, यही होता था कि नहीं। तो जब हम ए लेते थे, ए लेकर करते थे, ये क्यू है, जब ए लेकर करते थे तो बी ए बराबर बी क्यू प्लस आर कामा शून्य स्मॉलर देन इक्वल आर स्मॉलर देन बी ना। तो ए जब रख के करते थे ये होता था, और वही जब हमने बदल दिया, यानी जब हमने ए और बी को लेके करते थे तो इस रूप में आता था, और जो हमने सी और डी को लिया तो इस रूप में, यानी कि ए के स्थान पे सी हो गया और जो अपना बी है उसके स्थान पे डी हो गया। वही तो है ना सारा चीज, तो वही चीज है भैया, यहाँ पे वही चीज लिखा गया है। तो जब हम यही चीज या ये यहाँ पे जो दिया है इसी को जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो हम लिख देंगे कि सी बराबर डी क्यू प्लस आर कामा शून्य स्मॉलर देन इक्वल आर स्मॉलर देन कौन सा डी। अब यहाँ पे हो गया हमारा एक चरण तो कंप्लीट हो गया कि जब हमने भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, यानी कि जब हमने जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है जब उसका हम लोगों ने उपयोग किया ना, इस पर सी और डी पर ना, किस पर, सी पर और डी पर, किस पर, सी पर और डी पर, जब हम लोगों ने इस पर उपयोग किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ कि सी बराबर डी क्यू प्लस आर का शून्य स्मॉलर देन इक्वल आर स्मॉलर देन बी ना। तो वही हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। ये तो हमारा हुआ चरण 1 कंप्लीट ना। तो दोस्तों यहाँ पे आप सब देख सकते हैं ये अपना था प्रथम चरण, क्या था, यहाँ पे है कि सी और डी में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करने के, यानी कि जब हमने सी और डी में
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग किया ना, तो यहाँ पे हमें जो प्राप्त हुआ उसको हमने यहाँ पे इस पर लिख दिया। यानी कि यहाँ पे हमने किया कि सी और डी में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर हमें निम्न प्राप्त होता है। ओके, तो चरण प्रथम में हमें प्राप्त हुआ कि सी बराबर डी क्यू प्लस आर कामा शून्य स्मॉलर देन इक्वल आर स्मॉलर देन डी। ओके, ये कैसे हुआ आप लोग अच्छी प्रकार से जानते हो। जो यूक्लिड विभाजन की जो प्रमेयिका है, क्या जो यूक्लिड विभाजन की जो प्रमेयिका है, तो यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका आप लोग जानते हो ना। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने प्रथम चरण को इस प्रकार से जाना कि सी और डी में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करने पर निम्न प्राप्त होता है। क्या निम्न प्राप्त होता है, तो उसको हमने लिख दिया सी इक्वल डी क्यू प्लस आर कामा शून्य स्मॉलर देन इक्वल आर स्मॉलर देन डी। ओके, जब इतना प्राप्त हो गया तो हमने दोस्तों बताया ना कि सबसे पहले कि अपनी जो यूक्लिड विभाजन की जो प्रमेयिका है, ओके, यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर कामा शून्य स्मॉलर देन इक्वल आर स्मॉलर देन डी। ओके, तो ये जो अपनी प्रमेयिका है इसी पर अपना आधारित है ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ओके, और जहाँ पे एल्गोरिथम का चरण है उसका भी उपयोग करके यहाँ पे किया जाएगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और एल्गोरिथम का उपयोग करके ये सीएफ को निकालने की ये जो विधि है इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ओके, तो यहाँ पे चरण प्रथम है कि सी और डी में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करने पर हमें निम्न प्राप्त होता है। तो यही होता है कि सी बराबर डी क्यू प्लस आर कामा शून्य स्मॉलर देन इक्वल आर स्मॉलर देन डी। वो कैसे, वो यहाँ से आया कि जैसे था ना पहले कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर कामा शून्य स्मॉलर देन इक्वल आर और स्मॉलर देन डी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो अपनी प्रमेयिका होती है वो प्रमेयिका क्या होती है, यहाँ पे सी बराबर है डी क्यू प्लस आर है, डी क्यू प्लस आर। तो जो अपनी प्रमेयिका होती है वो क्या होती है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर कामा शून्य स्मॉलर देन इक्वल आर और स्मॉलर देन डी। ओके, ये अपनी प्रमेयिका है जहां पे होता है भाज बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में हमें यही करना होता है कि हमें प्रमेयिका के रूप में इसको पहले लिखना होता है। ओके, फिर हमें वहां पे देखना पड़ता है कि जो यहाँ पे शेषफल है वो शून्य आया कि नहीं। ओके, अगर शून्य आ जाता है तो हम उस स्टेप को वहीं पे समाप्त कर देंगे। फिर हम लिख देंगे कि जो अपना भाजक होगा, ओके, यानी कि उस स्थिति में प्रथम चरण में जो अपना भाजक होगा डी जो होगा, ओके, जो यहाँ पे डी होगा उसी को हम कह देंगे कि यही हमारा होता है एचसीएफ, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, यानी कि हिंदी में अगर देखें तो उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं महत्तम समवर्धक। ओके, तो यहाँ भी इस प्रकार से प्राप्त होता है। लेकिन जब यहाँ पे आर बराबर 0 नहीं है तो उस स्थिति में हम पहुंच जाते हैं सेकंड स्टेप में। ओके, और सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे वही प्रक्रिया को जारी रखेंगे। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे चरण सेकंड। ओके, यानी कि चरण दूसरा, चरण 2। ओके, अब इसमें लिखेंगे क्योंकि आर इज नॉट इक्वल 0, यानी कि जो शेषफल है वो शून्य के बराबर नहीं है ना, हम लिखेंगे क्योंकि आर बराबर 0 नहीं है। ओके, इसलिए अब नए भाजक, यहाँ भाजक क्या है, यहाँ पे भाजक कौन बनता है, यहाँ पे डी बनता है। यहाँ पे डी है, अब नए भाजक डी और नए शेषफल आर ना, पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर निम्न प्राप्त होता है। इसको लिख सकते हैं, निम्न प्राप्त होता है। अब यहाँ पे निम्न हमने इसलिए लगा दिया क्योंकि यहाँ पे जो आप लिखोगे तो यहाँ पे नीचे ही लिखोगे ना, इसके नीचे ही, तो यहाँ पे इसलिए निम्न लगा दिया, यानी कि नीचे क्यों। ओके, तो अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे हमने चरण सेकंड में लिखा है क्योंकि आर इज नॉट इक्वल 0, यानी कि आर बराबर 0 नहीं है, जो शेषफल है वो 0 नहीं है ना, इसलिए अब नए भाजक डी और नए शेषफल आर पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर हम निम्न प्राप्त होते हैं ना। तो जब हम इतना करेंगे तो जो अपना डी होगा वो यहाँ पे हो जाएगा भाज्य बन जाएगा, और जो आर होगा वो आ जाएगा डी के स्थान पे। किसके स्थान पे, डी के स्थान पे, यानी कि जो आर होगा वो भाज्य बन जाएगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जब हम सेकंड स्टेप में आ जाएंगे तो क्योंकि यहाँ पे सी वाली जो प्रक्रिया है, सी वाला डी क्यू प्लस आर कामा शून्य स्मॉलर देन इक्वल आर स्मॉलर देन डी, ये तो यहाँ पे समाप्त हो गया ना सी वाला। तो जो अपना डी है अब डी सी के स्थान पे आ जाएगा, यानी कि डी जो भाजक था वो भाज्य बन जाएगा और जो आर जो शेषफल था वो भाजक बन जाएगा। वो कैसे देखो, अब यहाँ पे लिखेंगे कि d बराबर
डी बराबर क्या करेंगे, जो आर का मान होगा ना, जो आर का मान होगा उसको लिखेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे ना, यानी कि जो अपना आर यहाँ पे है वो तो भाजक बन गया, तो और डी यहाँ पे भाजक बन गया, तो जो भाजक है आर, यानी कि जो आर का मान आएगा ना वही तो भाजक होगा ना। अब यहाँ पे तो आर मतलब शेषफल तो ऑलरेडी है ही, लेकिन जो उसका मान रहेगा जब हम लोग मान रखेंगे तो वहाँ पे आर का मान जो आएगा जब उसको इसके स्थान पे रखेंगे तो मतलब भाजक के रूप में रहेगा ना, शेषफल से आके भाजक के रूप में बनाएगा ना। तो जब इतना करेंगे तो हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे जो अपना डी होगा, जो डी का मान होगा डी में भाग करेंगे आर का ना, आर का जो मान होगा उससे और डी का मान जो होगा उससे ना, डी का जो मान होगा उसमें मान लीजिए जैसे यहाँ पे एक समझ के लिए, अगर डी बराबर मान लीजिए 8 है और आर बराबर यहाँ पे है मान लीजिए 3 ले लिया ना, तो अब हमने अभी अभी पाया इस के अनुसार से कि 8 भागे 3 जब करोगे तो 3 गुना 6 फिर 2 आएगा ना, तो ये अपना शेषफल हुआ। और जब इसको कैसे रखोगे, इसको रखोगे कि 8 बराबर 3 गुणित 2 प्लस 2 इस प्रकार से ना, तो यहाँ पे जो 8 आएगा ना, तो 8 मतलब ये डी के स्थान पे हो गया। और उसी प्रकार से जो यहाँ पे 3 आया वो यहाँ पे आर के स्थान पे हो गया ना, और जो यहाँ पे प्लस 2 है ना, प्लस 2 है वो अपना जो वास्तविक जो आर होगा, आर का मान यानी कि जो शेषफल होगा वो हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम कर लेंगे ना, इस प्रकार से सेकेंड स्टेप को हम पूरा करेंगे। और जब इतना हम कंप्लीट कर लेंगे तब वही स्थिति हम यहाँ पे देखेंगे कि शेषफल 0 आया है कि नहीं। इसमें भी जब यहाँ पे शेषफल बराबर 0 है तो हम इस प्रक्रिया को यहीं पे समाप्त करेंगे और जो अपना भाजक होगा, जो भाजक का मान होगा उसको हम दर्शा देंगे कि HCF यही है ना। लेकिन जब इतना करने के बाद भी शेषफल 0 नहीं आता है तब हम चलते हैं थर्ड स्टेप पे ना, तो हम थर्ड स्टेप की ओर चलते हैं। तब क्या करेंगे, तब हम उसी को फिर से अप्लाई करेंगे ना, फिर हम चरण तीसरे की ओर चलेंगे, चरण तीसरा ना, तो चरण तीसरे की ओर क्या करेंगे, इसमें भी हम वही प्रक्रिया करेंगे कि जो अपना नया भाजक होगा उसको लेंगे ना, जो मतलब यहाँ पे जो भाजक बनेगा और जो अपना शेषफल होगा उसको हम फिर से उठाएंगे और फिर से हम वही प्रक्रिया करेंगे ना। जो पुराना भाजक था वो यहाँ पे भाज्य बन जाएगा और जो शेषफल था पुराना वो यहाँ पे भाजक बन जाएगा। और फिर उसमें हम इतना करने के बाद युगल विभाजन प्रमेय का उपयोग करेंगे। ओके, तो इस तरह से युगल विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके शेप निकाला जाता है। और इस प्रक्रिया को हम तब तक जारी रखेंगे, कब तक, तब तक जारी रखेंगे जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाता है। कब तक, जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाता ना। और जब जैसे ही शेषफल 0 आ जाएगा तो हम लिख देंगे कि यह प्रक्रिया यहीं पे समाप्त हो जाती है क्योंकि शेषफल अपना 0 आ गया है। और जो यहाँ पे शेषफल जब आया है तब उस स्थिति में जो भाजक होगा वही होगा अपना HCF। क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्धक। तो इस तरह से यहाँ पे निकल आएगा ना। तो चरण तीसरे में वही लिखेंगे कि हम चरण तीसरे में क्या लिखेंगे, हम चरण तीसरे में लिखेंगे कि इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखेंगे जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाता ना। हम लिख देंगे यहाँ पे चरण तीसरे में कि इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखेंगे जब तक कि शेषफल का मान 0 नहीं हो जाता है ना। ओके, तो ये तो अपना इतना। ओके, जब हमने इतना कर लिया कि 0 नहीं आता, यानी कि हम इस प्रक्रिया को, ये जो चरण हम अप्लाई कर रहे हैं इसको हम तब तक करते रहेंगे, तब तक इस प्रकार से करते रहेंगे कि जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता। जब शेषफल जैसे 0 आ जाएगा तो हम कह देंगे कि अपना जो यहाँ पे भाजक है वही हमारा HCF हो जाएगा ना। और फिर हम यहाँ पे तब लिख देंगे कि इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही HCF होगा ना। इस स्थिति में लिखेंगे, इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही ना, क्या जो भाजक होगा, भाजक ही, इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही दिए गए मान का HCF होगा।
ओके। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 चरणों में सिर्फ 3 चरणों में सीख लिया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके HCF को कैसे निकाला जाता है। ओके, और आप लोगों ने इस प्रकार से जाना कि एल्गोरिथम क्या है, विभाजन क्या है, यूक्लिड क्या है। ओके, तो इनके मेल से जो अपना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बना ना, जब हम इसका उपयोग करके जब इस प्रक्रिया तक पहुंचते हैं ना, जब इस प्रक्रिया को रूप देते हैं तो हमें 3 चरणों में इस चीज को अप्लाई करना पड़ता है। यानी कि अगर हमें अपने बुक के अंदर बताया गया है कि सिर्फ 3 ही चरणों में बता दिया गया है कि हमें इन्हीं को फॉलो करना है और हमारा जो HCF होगा वो अपने आप निकल आएगा। तो यहाँ पे हमने आप लोगों के सामने वही डिस्कशन किया कि आप लोग इन सिर्फ 3 चरणों का ही उपयोग करके उसको अब निकाल सकते हैं ना। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि सवाल तो लंबी अब कितनी भी जा सकती है, कितनी भी छोटी हो सकती है, कितनी भी लंबी हो सकती है, तो उसकी बात अलग है। लेकिन जो प्रक्रिया जो आपको करना है, जो विधि आपको अप्लाई करना है, वो यहाँ पे यानी कि 3 ही चरण में आपको बता दिया गया है कि आप इन्हीं का अप्लाई करिए, चाहे जितना बड़ा जा रहा है बस इन्हीं का अप्लाई करते जाइए, बस अपने आप हल हो जाएगा। ओके, तो यही यहाँ पे था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छी प्रकार से क्लियर हो पाया होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय को तो आपने इससे पहले देखा था। तो लोग यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेय को लेकर। ओके, तो दोस्तों आप लोगों ने बहुत ही बारीकी से देखा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है और यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो होती है वो क्या होती है, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग कैसे होते हैं, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है उसका उपयोग कहाँ और कैसे किया जाता है। ओके, तो देखो दोस्तों, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, यानी यहाँ से पहले लेते हैं जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है ना, तो अगर उसको देखें तो प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। ओके, जो किसी दूसरे कथन को सिद्ध करने में प्रयुक्त होता है। इतना तो हम लोग जान गए। ये था अपना यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है वो क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को अगर हम जाने तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों का HCF परिकलित करने की एक प्रक्रिया विधि। ओके, तो हम लोगों ने अच्छी प्रकार से जान लिया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेय में विभेद। हमने क्या जाना, हमने यही जाना कि अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेय की बात करें तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जो किसी दूसरे कथन को सिद्ध करने में प्रयुक्त होता है, जबकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है 2 धनात्मक पूर्णांकों का HCF परिकलित करने की एक प्रक्रिया है या एक विधि है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे विभेद भी क्लियर हो जाता है। ओके, और आप लोगों ने तो बिल्कुल अच्छी प्रकार से देख लिया होगा कि किस प्रकार से होता है। ओके, तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम होता है वो कैसे निकलता है, हमें इन चरणों का उपयोग करके उसको करना पड़ता है। ओके, तो इस तरह से आप लोगों ने इसको बिल्कुल अच्छी प्रकार से देखा कि अपने चरण है निकालने के। ओके, क्या है ये चरण है, इन्हीं को हमें अप्लाई करके निकालना पड़ेगा। ओके, चाहे कितना से बड़ा कितना छोटा हो, हमें इन्हीं चरणों का उपयोग करके निकालना ही पड़ेगा। ओके, तो ठीक है ना। तो दोस्तों आज की वीडियो को यही पर रखना चाहेंगे और फिर अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के एग्जाम्पल को देखेंगे तो आप लोगों को और बिल्कुल अच्छी प्रकार से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो को यही तरह रखना चाहेंगे। आज के वीडियो को अच्छा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।